नमस्कार दोस्तों, राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। तो चलिए, आज हमारा टॉपिक है बायोलॉजी और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइम से भरी होती है? गोल्गी का है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और रसधानी। तो देखते हैं इसमें से कौन सा ठीक है जिसमें पाचक एंजाइम्स भरी होती हैं। तो गोल्गी बॉडी में नहीं भरी होती। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम हो जाएगा। लाइसोसोम क्या होती है? तो देखो, ये कोशिका होती है और कोशिका में एक थैली के समान स्ट्रक्चर होती है। कोशिका में एक थैली के समान स्ट्रक्चर होती है और इसी को हम लोग बोलते हैं लाइसोसोम। और लाइसोसोम में क्या होती है? तो याद रखना, लाइसोसोम के अंदर भरी होती है HCl द्रव। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरी होती है और कुछ इंजाइम्स भरे होते हैं। इंजाइम्स होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंजाइम्स भरे होते हैं। अब करते क्या है? तो याद रखिए, यहाँ पे जो लाइसोसोम है, इनमें जो भरे इंजाइम्स है, इन लोग क्या करते हैं? तो अंतःकोशिकीय पाचन करते हैं। जैसे इस कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इस कोशिका के अंदर गोल्गी बॉडीज होते हैं, इसमें केंद्रक होते हैं, राइबोसोम होते हैं, बहुत सारे इसमें कोशिकांग होते हैं। जैसे क्या होता है, इसके अंदर, इस कोशिका के अंदर कोई भी कोशिकांग मर जाते हैं। जैसे मान के चलिए, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे इसका डेथ हो गया। अब ये डेथ हो गया तो क्या करेगा? ये पूरे कोशिका को खराब कर देगा। तो यहाँ इससे ये जो लाइसोसोम से क्या निकलेगा? ये इंजाइम्स निकलेंगे और इस माइटोकॉन्ड्रिया को जाके यहाँ पे डाइजेस्ट कर देंगे और डाइजेस्ट करने के बाद इसको क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा? ये कोशिका सुरक्षित हो जाएगा। तो ये इसी प्रकार की अंतःकोशिकीय पाचन करने का कार्य करता है। बट कभी कभी क्या हो जाता है, अनबैलेंस कंडीशन में ये जो लाइसोसोम है, इसमें क्या हो जाती है? HCl की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है? ये लाइसोसोम की थैली फट जाती है। अब लाइसोसोम की थैली फटती है तो इससे क्या होगा? इनमें जितना भी HCl है, ये पूरा कोशिका द्रव्यों में चला जाता है। इनमें जितना भी HCl है, कोशिका द्रव्यों में चला गया तो जितने भी इसमें क्या होते हैं? कोशिकांग होते हैं, सभी के सभी कोशिकांग को क्या कर लेता है? ये पचा देता है। अब सभी कोशिकांग पच गए मतलब पूरा कोशिका ही नष्ट हो जाती है। पूरा कोशिका ही नष्ट हो गया मतलब याद रख लेना, इसी को ही इसकी कारण बोला जाता है। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो याद रखिए लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम पहले तो याद रखिए, इसकी खोज किसने करा है? तो डी ड्यूवे ने करा है। डी ड्यूवे ने इसकी खोज की। ठीक है, इसे और क्या कहते हैं? तो आत्महत्या की थैली कहते हैं। हत्या की थैली, आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि याद रखना, ये HCl फटने के कारण ये पूरा अंतःकोशिकीय पाचन कर लेता है, पूरा कोशिका को ही नष्ट कर देता है। ठीक, क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास लाइसोसोम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? तो एपिथेलियल ऊतक, वास्कुलर ऊतक, एरियोलर ऊतक और एडिपोस। तो यहाँ पर देखो, जितने भी आपको टिश्यूज दिया गया है, ये एनिमल टिश्यूज के टाइप्स होते हैं। ठीक है, एपिथेलियल ऊतक, वास्कुलर, ये सारे के सारे क्या है? एनिमल टिश्यू के टाइप्स हैं। अब हमको यहाँ पे क्या पूछा गया है? तो वसा संचायक तो कौन सा है जो फैट को स्टोर करता है? तो याद रखिए, एडिपोस टिश्यू में होता है हमारा वसा का स्टोर। और ये एडिपोस टिश्यू कहाँ पर होती है? तो ये हमारा बॉडी है, समझो ये हाथ है, तो ये हाथ के क्या होती है? ये ऊपरी भाग में ये एडिपोस टिश्यू होते हैं। इसमें क्या होता है? ये फैट को स्टोर करके रखा रहता है। और उस फैट में याद रखना, आपको पता होगा कौन कौन से विटामिन है जो फैट में घुलता है। तो याद रखिए, केडा, ये जो विटामिन है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये किस में घुलते हैं? तो फैट में घुलता है। तो इसी के साथ याद रखना, ये जो एडिपोस टिश्यू है, इसमें वसा भरे होते हैं। इसी वसा में क्या घुला रहता है? तो विटामिन डी घुले होते हैं। इसी में क्या घुला रहता है? विटामिन डी। तो विटामिन डी हमारे शरीर में कहाँ से आता है? तो याद रखिए, कुछ भी देखो, विटामिन डी का अच्छा सोर्स क्या होता है? तो जितने भी मांस होते हैं, अंडा होता है, दूध होता है, ये विटामिन डी का अच्छा सोर्स होता है। तो मांस, अंडा, दूध खाएं, वहां से हमारे शरीर में क्या पहुंच जाती है? इस एडिपोस टिश्यू में विटामिन डी पहुंच जाता है। बट याद रखिए, हमारे एडिपोस टिश्यू में विटामिन डी नॉन एक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे ही क्या होता है? सनलाइट इसमें पड़ता है, जैसे ही सनलाइट पड़ता है तो ये क्या होता है? ये एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाता है और अपना वर्क चालू कर देता है। ठीक, क्लियर है? इसीलिए बोलते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो हमारे बॉडी में होता है, हमारे स्किन में होता है। और कहाँ पर रहता है ये? तो एडिपोस टिश्यू में होता है। तो एडिपोस टिश्यू में वसा भरे रहते हैं, उस वसा में क्या घुला रहता है? तो विटामिन डी घुला रहता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एडिपोस ऊतक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर देखें। खाली स्थान सामान्य स्थायी ऊतक नहीं है। तो यहाँ पर देखो, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, कुलेनकाइमा और जाइलम। तो ये सारे के सारे हैं क्या? तो पहले याद रखिए, प्लांट टिश्यूज के नाम है। प्लांट टिश्यूज होते हैं, उनके सारे के सारे ये नाम है। देखो, तो ये स्क्लेरेनकाइमा क्या होती है? तो याद रखना, ये जो प्लांट को टफनेस देता है, हार्ड बनाने का काम करता है। प्लांट को क्या करेगा? कठोर बनाता है।
कठोर बनाता है। और ये क्या होती हैं तो याद रखना मृत ऊतक होते हैं, मृत सेल होते हैं इसके अंदर, ठीक है। इस ऊतक के अंदर क्या होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा में मृत सेल होते हैं और इसमें याद रखिए जीव द्रव्य नहीं पाए जाते, जीव द्रव्य नहीं होता इसमें, ठीक है। पौधों को कठोरता देता है। जैसे आपको पूछा जाए जो नारियल की रेसे होती है, ठीक है, जनरली स्क्लेरेनकाइमा रेसेदार होता है, तो नारियल का जो रेसा होता है, नारियल का रेसा ये कौन सा ऊतक होता है आपको पूछा जाए तो वो स्क्लेरेनकाइमा टाइप का ऊतक होता है, ठीक, क्लियर है। उसके बाद पेरेनकाइमा क्या होती है तो याद रखिए ये सामान्य ऊतक है, सबसे ज्यादा पेड़ों में क्या पाया जाता है तो पेरेनकाइमा टाइप की ऊतक पाई जाती है। ये क्या करता है तो ये फूड स्टोरेज करने का काम करता है, फूड स्टोर करके रखता है प्लांट के अंदर, ठीक है। प्लांट के अंदर फूड का स्टोर किसके फॉर्म में होता है तो स्टार्च के फॉर्म में होता है। स्टार्च के फॉर्म में क्या करता है प्लांट में फूड को स्टोर करके रखता है कौन तो याद रखना पेरेनकाइमा। इसमें जो सेल होती है वो लिविंग होता है, जीवित सेल होते हैं इसके अंदर, लिविंग सेल होते हैं, ठीक है, लिविंग सेल पाया जाता है और इसके अंदर जीव द्रव्य भरे होते हैं, ठीक, क्लियर है। उसके बाद याद रखना कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या होता है तो इसमें याद रखिए क्या पाया जाता है क्लोरोफिल पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है क्लोरोफिल पाया जाता है कोलेनकाइमा में, जिसके कारण ये क्या करेंगे फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। जहां पे क्लोरोफिल आ गया मतलब क्या करेगा फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। और इसमें भी जो सेल पाए जाते हैं वो लिविंग सेल होते हैं और इसमें भी क्या होता है जीव द्रव्य भरे होते हैं, ठीक, क्लियर है। तो ये हो गया आपके टिश्यूज के बारे में। हमको पूछा है सामान्य स्थायी ऊतक नहीं है, तो ये जो तीनों के तीनों हैं ये याद रखना सिंपल टिश्यू है, सिंपल स्थायी ऊतक है। जबकि जाइलम क्या आते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स में आते हैं, ये याद रखना कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के एग्जाम्पल है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कौन है तो जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम का काम पूछेगा क्या होता है तो भूमि से याद रखना जल और खनिज को क्या करता है अंतःपराशरण विधि से जल एब्जॉर्ब करता है, उस जल को और खनिज पदार्थों को क्या कर देता है ये पौधों के विभिन्न भाग में पहुंचाने का काम करता है, जो जाइलम होती है, ठीक, क्लियर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास जाइलम। ये क्या है तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, जबकि ये तीनों के तीनों क्या है तो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केसिन एक प्रोटीन है जो खाली स्थान में पाया जाता है, तो याद रखिए मांस, गाजर, सोयाबीन और दूध, तो किसमें पाया जाता है केसिन प्रोटीन, तो इसका करेक्ट आंसर है दूध में पाया जाता है, ठीक, क्लियर है। आपको और पूछेगा दूध का पाचन कौन करता है, तो हमारे शरीर में क्या पाया जाता है रेनिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, रेनिन। ये रेनिन नामक प्रोटीन क्या करता है तो दूध को पचाता है और दूध को ये किसमें कन्वर्ट कर देता है तो कैल्शियम पैराकेसिनेट में, कैल्शियम पैरा केसिनेट में बदल देता है, केसिनेट, ठीक है। तो दूध को पचा करके जो रेनिन प्रोटीन है दूध का पाचन करके किसमें कन्वर्ट करता है कैल्शियम पैराकेसिनेट में करता है। और दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन कौन से होते हैं तो केसिन प्रोटीन होते हैं, ठीक है। अब यदि आपको पूछ दिया जाए कि गाय का दूध होता है वो हल्का पीला हो जाता है, किसके कारण होता है तो बीटा कैरोटीन के कारण, याद रख लेना बीटा कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन। इस बीटा कैरोटीन के कारण क्या होता है तो दूध का रंग हल्का पीला हो जाता है, हल्का पीला हो जाता है। आपको पूछेगा कि हमारे बॉडी में टोटल कितने प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो लगभग याद रखना 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। कितने टाइप के 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। ये 20 टाइप के अमीनो एसिड क्या करते हैं तो डिफरेंट टाइप प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण आपको पूछे जाते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो याद रख लीजिए दूध हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो हरी मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम फटाइवम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पाइसम फटाइवम, ऑप्शन नंबर ए। ये पाइसम फटाइवम या हरी मटर का इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है एग्जाम में ज़्यादातर इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि मेंडल जो है याद रखना मेंडल ने अपने प्रयोग में, मेंडल कौन है तो अनुवांशिकता के जनक हैं, इन्होंने क्या करा है 7 विपर्यायी लक्षणों पर स्टडी करा है और पूरा अनुवांशिकता को समझाया है। तो मेंडल ने याद रखना अपने प्रयोग में किसका प्रयोग किया था तो हरी मटर या पाइसम फटाइवम का प्रयोग किया गया था, ठीक है। चलो उसके बाद देखो सोलेनम ट्यूबरोसम किसका होता है तो आलू का ये वैज्ञानिक नाम होता है। आलू को याद रखना क्या बोलते हैं सोलेनम ट्यूबरोसम कहते हैं। ट्रिटिकम स्ट्राइवम किसको बोलते हैं तो याद रखना गेहूं का नाम होता है ट्रिटिकम स्ट्राइवम, गेहूं का, ठीक है। उसके बाद याद रखिए प्राओक्रिस्टेसस, अभी लास्ट टाइम ये आया था एनटीपीसी के एग्जाम में प्राओक्रिस्टेसस, तो किसका होता है मोर का होता है, मयूर का होता है, ठीक है। तो मोर का होता है प्राओक्रिस्टेसस। तो यहां पर याद रखिए सभी जो वैज्ञानिक नाम में आपको दिख रहा होगा 1 और 2 नाम, सब में 2 नाम दिख रहे होंगे। तो इसमें दो नाम है तो याद रखना पहला वाला जो नाम इसका क्या बताता है तो ये बताता है इसके वंश को बताता है, ये क्या बताता है ये आपको वंश को बताता है। और दूसरा वाला क्या बताता है इसके जाति को बताता है, इसके जाति को
को बताता है। ठीक, क्लियर है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नामकरण की द्विनामकरण पद्धति। किसने दिया है द्विनामकरण पद्धति? तो कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो कैरोलस लिनियस ने यह बताया कि जितने भी नाम होंगे जीवों के वो दो नाम होंगे, और पहला वाला उसके वंश को एक्सप्लेन करेगा और दूसरा वाला उसका जाति को। तो आपको यदि याद रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि ऐसा पूछ दिया जाए कि हरी मटर जो है वो कौन से वंश से आते हैं, तो याद रखिए पाइसस वंश से आते हैं। कौन से जाति से आते हैं पूछा जाए तो स्टाइबम जाति से आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है खाली स्थान अनुवांशिक गुणों के वाहक हैं, डीएनए, परागकण, बीजाणु और आरएनए। तो आपको पता होगा, याद रखिए, देखो होता क्या है, तो सेल होता है, कोशिका होता है, सेल के अंदर क्या होते हैं, तो केंद्रक होता है। ठीक है, जैसे ये केंद्रक को बाहर निकालिए, ये हो गया केंद्रक। केंद्रक में क्या होता है, तो केंद्रिकाएं प्रेजेंट होती है। ये हो गया आपका केंद्रक, सेल के अंदर केंद्रक, केंद्रक के अंदर केंद्रिकाएं प्रेजेंट होती है। और केंद्रिकाओं में क्या होता है, केंद्रिकाओं के आसपास ऐसे बहुत सारे केंद्रक द्रव्य भरे होते हैं। केंद्रक द्रव्य भरे होते हैं। और केंद्रक द्रव्यों में क्या होता है, तो क्रोमेटिन नामक जाल फैला होता है। इसके अंदर क्या फैला होता है, तो क्रोमेटिन का जाल फैला होता है। ऐसे क्रोमेटिन का जाल फैला होता है। ठीक, क्लियर है। ये है आपका क्रोमेटिन। अब ये क्रोमेटिन क्या है, तो याद रखिए क्रोमेटिन यही आगे चल के याद रखना क्या करता है, गुणसूत्र का निर्माण करता है। जैसे क्रोमेटिन में एक प्रोसेस होती है जिसको संघनन कहते हैं। क्रोमेटिन संघनित होकर क्या करता है, तो इस टाइप का गुणसूत्र का निर्माण कर देता है, जिसको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम। अब इस क्रोमोसोम को जूम करके देखें तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, या तो इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, या तो याद रखिए इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। जब ऊपर वाला स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिया तो याद रख लीजिए ये क्या होता है, तो ये होता है आपका डीएनए। इसको बोलते हैं डीएनए, और इसको क्या बोलते हैं, आरएनए। ठीक है, और इस डीएनए के अंदर याद रखना प्यूरिन और pyridine दोनों बेस होती है। तो इसमें याद रखिए ऐसे बेस होते हैं जिसमें बहुत सारे कोडिंग हुआ रहता है, और इन्हीं कोडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इन कोडिंग को बोला जाता है जीन्स कहा जाता है। ठीक, क्लियर है। और जीन्स में क्या होते हैं, तो कोड में इसके सारे के सारे अनुवांशिक करेक्टर पड़े होते हैं। ठीक है, जितने भी करेक्टर होते हैं, मतलब कि आंख का साइज क्या होगा, नाक का साइज क्या होगा, बालों का कलर क्या होगा, आंख का कलर क्या होगा, तो जितने भी कैरेक्टर होते हैं इंसानों के वो किस में रहते हैं, जीन्स में होते हैं। और ये जीन्स किस में प्रेजेंट होती है, तो डीएनए में प्रेजेंट होती है। तो जैसे याद रखना, एक पेरेंट्स से जब चाइल्ड होता है तो पेरेंट्स का 50% डीएनए क्या होता है, तो उसके बच्चों में जाता है। तो 50% जो अनुवांशिक लक्षण है वो भी ट्रांसफर होता है उसके बच्चों में। ठीक है, तो ये ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, डीएनए करता है। ठीक है, किसके थ्रू करता है, तो जीन्स के थ्रू करता है। ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डीएनए हो जाएगा। चलो, आपको यदि पूछा जाए डीएनए की स्ट्रक्चर कैसे होती है, तो देखो ये स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं सिंगल हेलिक्स। हेलिक्स मतलब होता है मुड़ा हुआ। तो ये एक बार मुड़ा हुआ है, और ये देखो ऐसे दो बार मुड़ा हुआ है। तो डीएनए की स्ट्रक्चर कैसे होती है, तो डबल हेलिक्स होती है। याद रखना डबल हेलिक्स होती है, हेलिक्स। ठीक, क्लियर है। आपको पूछा जाए किसने दिया डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, तो वाटसन और क्रिक ने दिया। वाटसन और क्रिक नामक साइंटिस्ट ने दिया। याद रखना, वाटसन और क्रिक नामक साइंटिस्ट दिया। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है, मेंडल, डार्विन, आर.एच. व्हिटेकर, कार्ल लिनियस। तो याद रखिए यहाँ पे किसको कहा जाता है, तो देखो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कार्ल लिनियस को क्या कहते हैं, तो याद रखना इसको कहा जाता है टैक्सोनॉमी के जनक, वर्गीकी के जनक कहा जाता है। और ना सिर्फ वर्गीकी के जनक कहते हैं, तो याद रखना टू किंगडम सिस्टम सिस्टम, टू किंगडम सिस्टम के भी जनक कौन है, तो यही है सबसे पहले। याद रखना जितना भी जीव थे, ठीक है, उनको एनिमल और प्लांट में बांटने का काम किसने करा है, तो कार्ल लिनियस ने करा है। इसी को याद रखना टैक्सोनॉमी या वर्गीकी के जनक बोलते हैं। वर्गीकी के या फिर वर्गीकरण के भी जनक यही हैं। उसके बाद याद रखना द्विनामकरण पद्धति, द्विनामकरण पद्धति के भी जनक कौन है, तो कार्ल लिनियस है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रख लेना। ठीक है, चलो तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्वची श्वसन खाली स्थान का होता है, पक्षियों में होता है, इंसानों में होता है, केचुओं में होता है, मछलियों में होता है। तो किस में होता है, तो देखते हैं।
पक्षियों में तो याद रखना एडवांस एयर ठीक है रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है। पक्षियों में क्या होता है तो देखो इन लोग लंग्स से तो श्वसन करते हैं, बट इनके लंग्स में एक स्पेशल स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एयर सेक। एयर सेक आपको पूछा जाए अभी तक जितने भी जीवित जीव हैं उसमें सबसे ज्यादा एडवांस रेस्पिरेटरी सिस्टम किसमें पाया जाता है, तो पक्षियों में पाया जाता है। एयर सेक्स होती हैं। देखो इसमें क्या होता है, पक्षियों को उड़ना रहता है आकाश में, और आपको पता होगा जब हम भूमि से आकाश की तरफ जाते हैं तो उनमें क्या होती है, उनमें कमी होती है ऑक्सीजन की। ऊपर की ओर जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होती है, तो जब पक्षी को ऊपर उड़ना रहेगा और ऑक्सीजन मिलेगा नहीं तो ऊपर ज़्यादा उड़ नहीं पाएगा। तो इनके बॉडी में क्या होता है, ये देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये इसका लंग्स है, ये बीच में है ये इसका लंग्स है। ठीक क्लियर है। जैसे ही इसमें एयर आता है, ऑक्सीजन आता है, तो लंग्स तो नीचे में रहेगा तो तुरंत रेस्पिरेशन कर लेगा। जैसे ये ऊपर जाते हैं तो क्या करते हैं, अपने जो एयर सेक्स में ये पूरा ऑक्सीजन को भर कर लेके जाते हैं। अलग से स्ट्रक्चर होती है इसके लंग्स में। इन सारे एयर सेक में क्या होते हैं, ये जो है ये सारे के सारे एयर सेक हैं। एयर सेक में ऑक्सीजन को भर के लेकर जाते हैं। अब ऊपर गए तो ऊपर में ऑक्सीजन की कमी है, बट इसके एयर सेक में पड़ा हुआ है, ठीक है क्या, ऑक्सीजन, तो उससे श्वसन करते हैं। फिर ऑक्सीजन कमी हो गई, फिर नीचे आएंगे, फिर एयर सेक में क्या करेंगे, ऑक्सीजन भरते हैं, फिर ऊपर उड़ लिए। ठीक है, इसीलिए मैक्सिमम टाइम तक पक्षियां क्या होती हैं, ऊपर उड़ सकते हैं। इंसानों में याद रखना लंग्स में होती है। और आपको पूछा जाए गैसों का एक्सचेंज किस में होता है, तो हमारे अंदर में लंग्स में क्या पाया जाता है, एल्वियोली नामक स्ट्रक्चर पाया जाता है। एल्वियोली पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होती है तो चेंज होता है या ठीक है, ऑक्सीजन अंदर जाती है ब्लड में और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देता है, ये रिमूव कर देता है। ठीक है, चलो मछलियों में क्या होती है तो गिल्स होती हैं, गलफड़े होते हैं, गिल्स होती हैं मछलियों के अंदर। ठीक है, और केचुओं में याद रखना कोई भी स्ट्रक्चर नहीं रहता, तो ये क्या करते हैं, जनरल बॉडी सरफेस से ही इन लोग श्वसन करते हैं। बॉडी सरफेस और उसी को ही क्या बोलते हैं, तो उसी को त्वची श्वसन कहते हैं। तो त्वची श्वसन कौन करता है, तो केचुआ कहते हैं। केचुआ के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट, इसे किसानों का मित्र कहते हैं। किसानों का मित्र कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके बॉडी में क्या होता है, ह्यूमस ठीक है रिलीज होती है। और ह्यूमस क्या है, तो एक उर्वरक है, भूमि को उर्वरक शक्ति को बढ़ा देती है। तो ये पहला तो उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के काम करते हैं। उसके बाद दूसरा याद रखना, केचुआ को प्रकृति का हलवाहा कहते हैं। प्रकृति का हलवाहा कहने का मतलब है हल चलाने वाला। तो पूरा प्रकृति में हल चलाने वाला कौन होता है, तो केचुआ होता है। देखो नम स्थान पर रहते हैं, ठीक है, नम स्थान पर रहते हैं और दिन भर चलते रहते हैं तो क्या होता है, ह्यूमस रिलीज करते रहते हैं और खेतों की जुताई करते रहते हैं। तो इसी को लिए प्रकृति का हलवाहा भी कहते हैं। किसानों के लिए बहुत अच्छा होता है ये केचुआ, इसलिए किसान का मित्र कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना केचुआ, इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, खाली स्थान समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं। तो जुड़े हुए कंपाउंड जो ठीक है लेग्स होते हैं वो किस में होता है, तो देखो पोरीफेरा क्या है, तो सबसे स्टार्टिंग का देखो एनिमल किंगडम होता है। एनिमल किंगडम को, जंतु जगत को हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक इसमें क्या होता है तो याद रखना कॉर्डेटा संघ आता है, कॉर्डेटा, और एक इसमें आता है नॉन कॉर्डेटा ग्रुप, कॉर्डाटा। देखो कॉर्डेटा ग्रुप क्या होती है, तो जिसमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं, इसी को वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं, वर्टिब्रेट भी कहा जाता है कॉर्डेटा को। और नॉन कॉर्डेटा को नॉन वर्टिब्रेट भी कहते हैं, नॉन वर्टिब्रेट भी कहा जाता है। इसी को याद रखना कशेरुक कहते हैं। क्या कहते हैं, कशेरुक जंतु भी कहते हैं, कशेरुक जंतु। और उसको क्या कहते हैं, अकशेरुक जंतु कहते हैं। तो जो कशेरुक जंतु हैं इसको 5 सब वर्गों में बांटा गया है। इसके अंदर क्या आती हैं, तो इसके अंदर आता है, याद रख लेना आपका एविस ग्रुप, इसके अंदर आता है एविस ग्रुप, इसके अंदर आता है एम्फीबिया आता है, ठीक है, इसके अंदर आता है रेप्टाइल आता है, ठीक है, इसके अंदर रेप्टाइल, इसके अंदर पीजीज आता है, मछली समूह आता है, और इसके अंदर क्या आता है, मैमल्स आता है, स्तनधारी आता है, मैमल्स स्तनधारी आता है। ठीक क्लियर है। एविस मतलब पक्षी समूह होता है, एविस मतलब पक्षी समूह, एम्फीबियंस मतलब उभयचर होता है, ठीक है। रेप्टाइल मतलब सरीसृप कहते हैं, तो ये क्या होते हैं, कॉर्डेटा होते हैं। इनमें सब में रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं।
जबकि जो रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जाती उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कॉर्डेटा बोलते हैं, और इसको 10 से 15 और सब वर्गों में बांटा गया है। तो इसी में क्या आते हैं, एक पोरीफेरा संघ आता है, एक मोलस्का, एक आर्थ्रोपोडा और एक एनिलिडा संघ आता है। तो ये पोरीफेरा संघ क्या होते हैं, तो एनिमल फाइलम का सबसे पहला फाइलम, ठीक है, मतलब सबसे पहले एनिमल डेवलप हुए तो वो शुरुआती दौर के जो जंतु थे उसको हम लोग क्या बोलते थे, पोरीफेरा संघ के प्राणी बोलते थे, ठीक है। ये कहां से आया है, तो प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ जब ग्रोथ हुए तो उन्हीं से पोरीफेरा पहला संघ बना। अब ये पोरीफेरा में क्या होते हैं, तो इसमें याद रखना इसके एग्जाम्पल है स्पंज, साइकन, ये इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं, स्टार्टिंग के जीव हैं। मोलस्का संघ में याद रखना ये कहाँ पे पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, और इसके एग्जाम्पल में याद रख लेना क्या आता है, तो ऑक्टोपस, सीपी और घोंघा। ऑक्टोपस, सीपी, घोंघा, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये याद रखना ये एग्जाम्पल हैं आपके मोलस्का संघ के। आर्थ्रोपोडा क्या है, तो जंतु संघ का सबसे बड़ा संघ, बड़ा संघ है जंतु संघ का। और इसमें क्या आते हैं, तो जितने भी कीड़े मकोड़े आते हैं, कीड़े आते हैं, तो जितने भी कीड़ों में देखे होंगे आप, ठीक है, कीड़ों में देखे होंगे उसमें क्या पाए जाते हैं, संयुक्त पैर पाए जाते हैं। एक साइड 3 जोड़ी पैर पाए जाएंगे, एक साइड 3 पैर पाए जाते हैं, एक साइड 3, तो टोटल 3 पेयर होते हैं। संख्या में कितनी पैर होती है, तो 6 पैर होती है। कोई भी कीड़े देख लो, कोई भी कीड़ा रहेगा उसमें याद रखना इस टाइप के कितने पैर होते हैं, तो 6 पैर होता है। कितने पैर पाया जाता है पूछेगा तो 3 पैर, संख्या में पूछेगा तो 6 पैर होती है, ठीक है। कुछ जो है इसमें आर्थ्रोपोडा संघ में अपवाद है, याद रख लेना, जैसे कि केकड़ा हो गया 4 जोड़ी पैर पाया जाता है, 8 पैर पाए जाते हैं। मकड़ी हो गया 4 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, 8 पैर पाए जाते हैं, ठीक, क्लियर है। और एनिलिडा क्या होता है, तो इसको केचुआ संघ कहते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल में क्या आता है, केचुआ। अभी जो केचुआ देखे किसानों का मित्र, वो किसके अंतर्गत आता है, तो एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। देखो पोरीफेरा स्पंजी होते हैं तो इसमें कोई भी पैर नहीं पाया जाता, तो संयुक्त पैर की तो बात ही नहीं हो रही इसमें। ऑक्टोपस में याद रखना संयुक्त पैर नहीं होता, सीपी, घोंघा में संयुक्त पैर होते नहीं। ये होता है आपके कीड़ों में, जितना भी कीड़े देख लेना उसमें 3-3 जोड़ी पैर पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा संघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। चलिए ऑक्टोपस के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए। अभी हमने बताया कि ऑक्टोपस मोलस्का संघ में आता है, मोलस्का संघ। और मोलस्का क्या है, तो सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है, दूसरा सबसे बड़ा एनिमल फाइलम है। और ऑक्टोपस में क्या होती है, तो याद रखना इसका खून का रंग कैसे होता है, तो नीला कलर का होता है। इसका खून कैसे होता है, नीला कलर का होता है, ठीक, क्लियर है। इसको याद रखना, इसके बॉडी मृदु कवची होती है, मृदु कवचीय, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जाता है कई बार। मृदु कवची शरीर किसका होता है, तो याद रखना ऑक्टोपस का जो शरीर है ये मृदु कवची होता है, ठीक है। ऑक्टोपस में याद रख लेना कितने ब्रेन होते हैं, ऑक्टोपस में याद रख लेना ब्रेन की संख्या होती है 9। हार्ट कितने होते हैं, तो हार्ट की संख्या होती है 3, याद रख लेना। तो ऑक्टोपस में 3 हार्ट होते हैं, 9 ब्रेन होता है, मृदु कवची होता है, नीला इसका क्या होता है, ब्लड का कलर होता है। और नीला किसके कारण होता है पूछे जाए तो याद रख लेना हीमोसाइनिन के कारण। हीमोसाइनिन एक कलर पिगमेंट होता है, जैसे हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग होता है वैसे हीमोसाइनिन के कारण नीला कलर होता है। तो ये सारे के सारे 5-6 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना ऑक्टोपस के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक खाली स्थान मीटर लंबा होता है। तो देखो पाचन तंत्र को बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्री केनाल। क्या बोलते हैं, पूरा पाचन तंत्र को एलिमेंट्री केनाल। एलिमेंट्री केनाल कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ से आओगे नीचे तो ईसोफेगस मिलेगा, ठीक है, ओइसोफेगस मिलेगा, ग्रास नली, फेगस। ग्रास नली के नीचे आएंगे तो हमको मिलेगा स्टमक मिलेगा, ठीक है, स्टमक मिलेगा। स्टमक के नीचे आएंगे तो इंटेस्टाइन मिलेगा, इंटेस्टाइन में भी क्या होते हैं, तो एक स्मॉल इंटेस्टाइन मिलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा, लार्ज इंटेस्टाइन मिलेगा, लार्ज इंटेस्टाइन मिलेगा, ठीक, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो इसकी लेंथ कितनी होती है, तो यहाँ पर देखिए ईसोफेगस की जो लेंथ होती है वो लगभग होती है 25 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ कितनी होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। स्टमक की लेंथ होती है, याद रख लेना, लगभग 30 सेंटीमीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है याद रखना 6 से 6.5 मीटर तक होती है,
6 से 6.5 मीटर तक की होती है। और लार्ज इंटेस्टाइन की जो ठीक है ये कितना होता है, तो 1.5 मीटर से लेकर 2 मीटर तक की होती है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग पूरा इसको काउंट करें तो ये 6.5 ये हो जाएगा। ठीक है, 7 हो गया, ये 8, और इसको पूरा देख लें तो कितना हो जाएगा, लगभग 9 के आसपास ही आएगा। इसको काउंट कर लेना तो कितना लेंथ का होता है, तो 9 मीटर लेंथ होती है पूरा आहार नाल से लेकर, ठीक है, माउथ से लेकर पूरा एनस तक की जो लंबाई है। ठीक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाचन के दौरान पित्तरस की भूमिका खाली स्थान होती है। तो देखो पाचन के दौरान ये पित्तरस क्या है, तो सबसे पहले तो याद रखिए पित्तरस का निर्माण कहाँ पर होता है, तो इसका जो निर्माण है वो होता है हमारे लीवर में। कहाँ पर होता है, लीवर में, यकृत में। और यकृत क्या है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे बॉडी की। ठीक है, केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी बोलते हैं लीवर को। निर्माण तो हो गया लीवर में, बट स्टोर कहाँ पर होता है, तो ये याद रखना स्टोर कहाँ पर होता है, तो पित्ताशय में होता है। पित्ताशय, गॉल ब्लेडर कहते हैं पित्ताशय, यहाँ पे जाके ये स्टोर होता है। पित्तरस का रंग कैसे होता है, तो रंग होता है इसका हरा कलर का। किसके कारण हरा कलर होता है पूछेगा तो याद रख लेना बिलीवर्डिन के कारण। बिलीवर्डिन के कारण इसका कलर कैसे होता है, तो हरा कलर का होता है। और बिलीवर्डिन का भी निर्माण कौन करता है, तो यकृत करता है। पित्तरस के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए जो महत्वपूर्ण है, याद रखना स्टार लगा के। पित्तरस एक पाचक एंजाइम नहीं है। पित्तरस, इसमें याद रखना पित्तरस पाचक एंजाइम नहीं है। पाचक एंजाइम नहीं है। तो हम लोग पित्तरस को ये पाचन में या डाइजेशन में क्यों पढ़ते हैं, तो याद रखिए पित्तरस पचाने का काम नहीं करता। ये क्या करता है, एज अ उत्प्रेरक की तरह काम करता है। जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, लाइपेज, ट्रिप्सिन, इमाइलेज, ठीक है, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनकी क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। ठीक, क्लियर है। क्रियाशीलता बढ़ा देता है मतलब उनकी पावर्स को बढ़ा देता है। तो ये पाचक एंजाइम की क्या करता है, पावर बढ़ाने के काम करता है, बट खुद पाचन नहीं करता। तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तो इसका क्या काम होता है, तो ये याद रखना वसा के पायसीकरण में इसका ठीक है आवश्यक होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वसा का पायसीकरण। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है, तो देखो निकेल, लोहा, कॉपर, जिंक, मैक्सिमम लोगों को पता होगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है, लोहा। तो देखो क्या होती है, बॉडी होता है हमारा शरीर, बॉडी में क्या होती है, तो बॉडी में होता है ब्लड। बॉडी में क्या होती है, ब्लड। ब्लड में क्या होता है, तो आरबीसी। ब्लड में होता है आरबीसी। आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन। ठीक, क्लियर है। अब इस आयरन में, आयरन की कलर कैसे होती है, तो याद रख लीजिएगा आयरन की कलर होती है लाल कलर का। ठीक है, लाल भूरा कलर होता है ये। जैसे आप लोग ने संक्षारण देखा होगा तो वहाँ पे ठीक है फेरस ऑक्साइड जम जाती है, वहाँ पे उसका कलर कैसे होता है, लाल भूरा रहता है। तो इसी के कारण लाल होता है। अब इस लाल, इसके इस आयरन के कारण इस जो ब्लड का रंग है ये कैसे होता है, ये लाल होता है। ठीक है, आयरन के कारण ब्लड का भी रंग कैसे होता है, लाल। बट आपको पूछा जाए कि ब्लड का कलर लाल किसके कारण होता है, तो आंसर में लेंगे किसको, हीमोग्लोबिन के लेंगे। ठीक है, यदि हीमोग्लोबिन ऑप्शन है तो हीमोग्लोबिन लेंगे, आयरन ऑप्शन है तो आयरन लेंगे। क्यों हीमोग्लोबिन को लेते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर ही आयरन पड़ी होती है, इसीलिए हीमोग्लोबिन को ऑप्शन में ले लिया जाता है। बट एक्चुअल में ये याद रखना हीमोग्लोबिन का खुद का कलर कैसे होता है, तो पर्पल कलर का होता है, बैगनी कलर का होता है। खुद का इसका कलर बैगनी है और ये ब्लड को क्या देता है, लाल रंग देता है। किसके सपोर्ट से, आयरन के सपोर्ट से। ठीक है, क्लियर है। हीमोग्लोबिन केवल और केवल याद रखना आरबीसी में प्रेजेंट होता है, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स में नहीं पाया जाता है। ठीक, क्लियर है। चलो तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्लूकोज के अणु खाली स्थान में टूटते हैं, कोशिका द्रव्य, पार्विक एसिड, लैक्टिक एसिड और माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखो ये क्या होते हैं, ग्लूकोज तो याद रखना रेस्पायरेशन में टूटते हैं। तो देखो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फॉस्फेट। ये क्या होता है, ग्लूकोज 1,6 डाइफॉस्फेट। तो ग्लूकोज का ही पार्टिकल्स है। तो इसका सबसे पहले क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है। रेस्पायरेशन के दौरान सबसे पहले इसका क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, लाइसिस होता है। अब ग्लाइकोलिसिस में क्या होती है, तो याद रखना ये जो ग्लूकोज है ये टूटता है, एक ग्लूकोज याद रखना 2 पार्विक एसिड में टूटता है। 2 किस में टूटता है, पार्विक एसिड में टूटता है, पायरुविक अम्ल में टूट जाता है, पार्विक अम्ल।
में टूटता है, या इसी को पारुवेट बोलते हैं। और इसी याद रखना, एक पारुवेट से क्या होती है तो 15 एटीपी और दूसरे पारुवेट से 15 एटीपी और ग्लाइकोल एसिड से 8 एटीपी, तो टोटल 30 एटीपी का निर्माण हो जाता है। यदि इस पारुवेट के पास याद रखना ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये कहाँ चले जाती है, क्रैब चक्र में चला जाता है, क्रैब चक्र, और क्रैब चक्र में टूट के 38 एटीपी का निर्माण करता है। यदि इसके पास ऑक्सीजन नहीं है तो ये कहाँ जाएगा, तो याद रखना इसका अवायवीय श्वसन हो जाता है या अनाक्सी श्वसन हो जाता है, अनाक्सी श्वसन हो जाता है। ठीक, क्लियर है, अनाक्सी श्वसन हो जाता है। तो ये है पार्विक अम्ल, याद रखना किससे बनता है, तो ग्लूकोज से बनता है। एक ग्लूकोज से कितना पार्विक एसिड बनता है, तो 2 पार्विक एसिड बनता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्विक या पार्वेट एसिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेफ्रोलॉजी खाली स्थान के साथ जुड़ा हुआ है, जिगर, फेफड़ा, गुर्दा, ग्रहणी। तो पहले तो याद रखिए, जिगर को क्या बोलते हैं, लीवर कहते हैं। ठीक है, फेफड़ों को क्या बोलते हैं, लंग्स कहते हैं। ठीक है, और गुर्दा क्या होती है, तो ये होता है आपका किडनी। तो ये याद रखना, नेफ्रोलॉजी क्या होता है, नेफ्रॉन से जुड़ा हुआ है। और नेफ्रॉन कहाँ पर होते हैं, तो किडनी में होता है, तो किडनी में होते हैं नेफ्रॉन्स। ये हो गया नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन की स्टडी क्या कहलाती है, इसकी स्टडी को बोलते हैं हम लोग नेफ्रोलॉजी। यदि आपको पूछा जाए एक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं, तो याद रखना यहाँ पर होती है ये 10 लाख नेफ्रॉन्स होती है। कितने होते हैं, तो 10 लाख नेफ्रॉन होती है। और हमारे बॉडी में टोटल कितने किडनी होते हैं, तो 2 किडनी होती है। तो 2 किडनी में टोटल कितने हो जाएंगे, 20 लाख नेफ्रॉन्स हो जाएंगे, 20 लाख नेफ्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक, क्लियर है, 20 लाख नेफ्रॉन्स या फिर 2 मिलियंस हो जाएंगे। ठीक है, 10 लाख का 1 मिलियन होता है और ठीक है 20 लाख का 2 मिलियन। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुर्दे से संबंधित है, किडनी से संबंधित है नेफ्रॉन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग है, तो मेड्यूला, अग्र मस्तिष्क, मेरुरज्जु और मध्य मस्तिष्क। तो यहाँ पर याद रखना, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है अग्र मस्तिष्क, और अग्र मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। और ये सेरिब्रम ही क्या करता है, तो याद रखना सेरिब्रम की काम होती है, ये सोचने समझने का काम करता है, सोचने समझने का काम करता है, विल पावर डेवलप करता है, इच्छा शक्ति, विल पावर ये डेवलप करने का काम करता है, पर्सनालिटी डेवलप करने का काम करता है। ठीक है, जब भी हम भाषण दे रहे होते हैं तो भाषण देते वक्त हम अपने ब्रेन का कौन सा पार्ट यूज करते हैं, तो सेरिब्रम वाला पार्ट यूज करते हैं। ठीक, क्लियर है। आईक्यू लेवल जो डिसाइड होती है, आईक्यू लेवल कहाँ से डिसाइड होती है, सेरिब्रम वाले भाग से होती है। तो मुख्यतः जो काम है इंपॉर्टेंट वो कौन करता है, सेरिब्रम। तो सोचने वाली जो भाग होती है वो क्या होती है, अग्र मस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क के अंदर भी पूछा जाए तो याद रख लेना क्या होती है, तो सेरिब्रम होती है। ठीक, क्लियर है। चलिए, ये आज साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।